निखिल और अपूर्वा एक दूसरे को पसंद करते थे। निखिल और अपूर्वा हमेशा की तरह कुछ पल गुजारने यहाँ गार्डन में आए थे। शनिवार की सुबह थी। झील के सामने लगी पत्थर की बेंच पर बैठे अपूर्वा और निखिल एक दूसरे में खोए थे। अपूर्वा की बड़ी बड़ी शरारत भरी निगाहें निखिल पर टिकी थीं। वह उसे लगातार निहारे जा रही थी। निखिल ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, अपूर्वा, आज तो तुम्हारे इरादे बड़े खतरनाक लग रहे हैं। वह हंस पड़ी। बिल्कुल, इरादा यह है कि तुम्हें अब हमेशा के लिए मेरा हाथ थामना होगा। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम ही मेरे होठों की हंसी हो। भला हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे। और फिर अपूर्वा गंभीर हो गई। निखिल ने बेबस स्वर में कहा, अब मैं क्या कहूँ, तुम तो जानती ही हो मेरी माँ को। उन्हें वैसे तो कोई लड़की पसंद नहीं आती, उस पर हमारी जाति भी अलग। निखिल, उनको मुझे अपनी बहू स्वीकार करनी ही पड़ेगी। पिछले 3 साल से कह रही हूँ, एक बार बात करके तो देखो। एक बार कहा था तो उन्होंने सिरे से नकार दिया था। तुम तो जानती ही हो कि माँ के सिवा मेरा कोई है भी नहीं। कितनी मुश्किलों से पाला है उन्होंने मुझे। बस एक बार वे तुम्हें पसंद कर ले, फिर कोई बाधा नहीं। तुम उनसे मिलने गई और उन्होंने ना पसंद कर दिया तो फिर तुम तो मुझसे मिलना भी बंद कर दोगी। इसी डर से तुम्हें उनसे मिलवाने नहीं ले जाता। बस यही सोचता रहता हूँ कि उन्हें कैसे पटाऊँ। देखो, अब मैं तुमसे मिलना बंद नहीं कर सकती। ऐसे में तुम्हारी माँ को पटाना ही अंतिम रास्ता है। पर मेरी माँ को पटाना ऐसी चुनौती है जैसी रेगिस्तान में पानी खोजना। ओके, तो मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। वैसे भी मुझे चुनौतियों से खेलना बहुत पसंद है। बड़ी अदा के साथ अपने लंबे बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए अपूर्वा ने कहा और फिर उठ खड़ी हुई। मगर तुम यह सब करोगी कैसे? निखिल ने उठते हुए पूछा। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ इसी वीक मुंबई आने वाली है ना, किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए? तुमने कहा था उस दिन। हाँ, वे अगले मंगल को निकल रही हैं। आज कल में रिजर्वेशन भी करानी है मुझे। तो ऐसा करो, एक के बजाय 2 टिकट करा लो। इसी सफ़र में मैं उनकी हम सफ़र बनूंगी, पर उन्हें बताना नहीं। आंखें नचाते हुए अपूर्वा ने कहा तो निखिल की प्रश्नवाचक निगाहें उस पर टिक गई। अपूर्वा को भरोसा था अपने पर। वह जानती थी कि सफ़र के दौरान आप सामने वालों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब हम इतने घंटे साथ बिताएंगे तो हर तरह की बातें होंगी। एक दूसरे को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा। यह तय हो जाएगा कि वह निखिल की पत्नी बन सकती है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि यह उसकी ही आखिरी परीक्षा है। निखिल ने मुस्कुराते हुए सिर तो हिला दिया था, पर उसे भरोसा नहीं था। उसे अपूर्वा का आइडिया बहुत पसंद आया था, पर वह माँ के ज़िद्दी धार्मिक व्यवहार को जानता था। फिर भी उसने हाँ कर दी। उसी दिन शाम उसने मुंबई राजधानी एक्सप्रेस की AC 2 टियर श्रेणी में 2 टिकट, एक लोअर और दूसरा अपर बर्थ रिजर्व करवाया। जानबूझकर माँ को अपर बर्थ दिलाई और अपूर्वा को लोअर। जिस दिन अपूर्वा को मुंबई के लिए निकलना था, उससे 2 दिन पहले से वह अपनी तैयारी में लगी थी। यह उसकी ज़िंदगी का बहुत अहम सफ़र था। उसकी खुशियों की चाबी यानी निखिल का मिलना या ना मिलना इसी पर टिका था। अपूर्वा ने सारी चीज़ें रख ली थी जिनके जरिए उसे निखिल की माँ पर इम्प्रेशन जमाने का मौका मिल सकता था। ट्रेन शाम को नई दिल्ली स्टेशन से छूटनी थी। अगले दिन सुबह ट्रेन का मुंबई अराइवल था। कुल 16 घंटों का सफ़र था। इन 16 घंटों में उसे निखिल की माँ को जानना था और अपना सही और पूरा परिचय देना था। वह समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गई और बहुत बेसब्री से निखिल और उसकी माँ के आने का इंतज़ार करने ही लगी। कुछ ही देर में उसे निखिल आता दिखा। साथ में माँ भी थी। दोनों ने दूर से ही एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा। ट्रेन के आते ही अपूर्वा सामान लेकर अपनी बर्थ की तरफ बढ़ गई। सही समय पर ट्रेन चल पड़ी। आरंभिक बातचीत के साथ ही अपूर्वा ने अपनी लोअर बर्थ माँ को ऑफर कर दी। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें घुटनों में दर्द रहने लगा था। वैसे भी बार बार ऊपर चढ़ना उन्हें पसंद नहीं था। उनकी नज़रों में अपूर्वा के प्रति स्नेह के भाव झलक उठे।
अपूर्वा एक नज़र में उन्हें काफ़ी सालीन लगी। दोनों बैठकर दुनिया जहान की बातें करने लगी। मौका देखकर अपूर्वा ने उन्हें अपने बारे में सारी बेसिक जानकारी दे दी कि कैसे वह दिल्ली में रहकर जॉब कर अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रही है। दोनों ने साथ ही खाना खाया। अपूर्वा का खाना चखते हुए माँ ने पूछा, किसने बनाया, तुमने या काम वाली रखी है? काम वाली तो है आंटी, पर खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अपने हाथों से बनाए खाने की बात ही अलग होती है। इसमें सेहत और स्वाद के साथ प्यार जो मिला होता है। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुरा उठीं। तुम्हारी माँ ने तो बहुत अच्छी बातें सिखाई है। ज़रा बताओ और क्या सिखाया है उन्होंने? कभी किसी का दिल ना दुखाओ, जितना हो सके दूसरों की मदद करो। आगे बढ़ने के लिए दूसरे की मदद पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और परिश्रम पर विश्वास करो। प्यार से सबका दिल जीतो। अपूर्वा कहे जा रही थी और माँ गौर से सुन रही थी। उन्हें अपूर्वा की बातें बहुत पसंद आ रही थी। इसी बीच माँ बाथरूम के लिए उठी कि अचानक झटका लगने से डगमगा गई और किनारे रखे ब्रीफकेस के कोने से पैर पे चोट लग गई। चोट ज़्यादा नहीं लगी थी मगर खून निकल आया। माँ को बैठाया और फिर अपने बैग में रखे फर्स्ट एड बॉक्स को खोलने लगी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, तुम हमेशा यह डब्बा लेकर निकलती हो? हाँ आंटी, चोट मुझे लगे या दूसरों को मुझे अच्छा नहीं लगता। तुरंत मरहम लगा दो तो दिल को सुकून मिल जाता है। वैसे भी ज़िंदगी में हमेशा किसी भी तरह की परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हुए अपूर्वा ने तुरंत चोट वाली जगह पर मरहम लगा दिया और इस बहाने उसने माँ के पैर भी छू लिए। माँ ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और पूछने लगी, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम्हारी माँ हाउसवाइफ है या जॉब करती हैं? अपूर्वा ने बिना किसी लाग लपेट की साफ स्वर में जवाब दिया, मेरे पापा सुनार हैं और वे ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ हैं। हम 2 भाई बहन हैं। छोटा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और मैं यहाँ एक MNC कंपनी में काम करती हूँ। मेरी सैलरी अभी 60,000 प्रति महीना है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ सालों में अच्छा मुकाम हासिल कर लूँगी। बहुत खूब, माँ के मुंह से निकला। उनकी प्रशंसा भरी नज़रें अपूर्वा पर टिकी थी। बेटा, और क्या शौक़ है तुम्हारे? मेरी मम्मी बहुत अच्छी डांसर हैं। उन्होंने मुझे भी इस कला में निपुण किया है। डांस के अलावा मुझे कविताएं लिखने और फोटोग्राफी करने का भी शौक़ है। तरह तरह की डिशेस तैयार करना और सबको खिलाकर वाहवाही लूटना भी मुझे बहुत पसंद है। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ रही थी और इधर अपूर्वा और माँ की बातें भी बिना किसी रुकावट जारी थीं। कोटा और रतलाम स्टेशनों के बीच ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी कि अचानक एक झटके से रुक गई। दूर दूर तक जंगली सूना इलाका था। आसपास ना तो आवागमन के साधन थे और ना खाने पीने की चीज़ें थीं। पता चला कि ट्रेन करीब 7 घंटे वहीं खड़ी रहनी है। दरअसल पटरी में क्रैक की वजह से ट्रेन के आगे वाला डिब्बा उलट गया था। यात्री घायल तो नहीं हुए मगर अफरा तफरी जरूर मच गई थी। क्रेन आने और पलटे डब्बों को हटाने में काफ़ी समय लगना था। एक्सीडेंट 11 बजे रात में हुआ था और अब सुबह हो चुकी थी। यह इलाका ऐसा था कि दूर दूर तक चाय पानी तक की दुकान नज़र नहीं आ रही थी। ट्रेन के पेंट्री कार में भी अब खाने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। 12 बज चुके थे। माँ सोच रही थी कि चाय का इंतज़ाम हो जाता तो चैन आ जाता। अब तक अपूर्वा पेंट्री कार से गर्म पानी ले आई। अपने पास रखा टी बैग, चीनी और मिल्क पाउडर से उसने फटाफट चाय तैयार की और फिर टिफ़िन बॉक्स निकालकर उसमें से दाल की कचौड़ियाँ और मठरी आदि कागज़ की प्लेट में रखकर नाश्ता सजा दिया। टिफ़िन बॉक्स निकालते समय माँ ने गौर किया था कि अपूर्वा के बैग में डीओ के अलावा भी कोई स्प्रे है। ये क्या है अपूर्वा? माँ ने उत्सुकता से पूछा। अपूर्वा बोली, आंटी, यह पेपर स्प्रे है ताकि किसी बदमाश से सामना हो जाए तो उसके गलत इरादों को सफल ना होने दूँ। मैं सिर्फ यही नहीं, अपने बचाव के लिए हमेशा एक चाकू भी रखती हूँ। मैं खुद कराटे में ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ। खुद की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती हूँ। बहुत अच्छा। माँ की खुशी
चेहरे पर झलक रही थी। अच्छा अपूर्वा, यह बताओ कि तुम अपनी सैलरी का क्या करती हो? खुद तुम्हारे खर्चे भी काफ़ी होंगे। आखिर अकेली रहती हो मेट्रो सिटी में, और फिर ऑफिस में प्रेजेंटेबल दिखना भी ज़रूरी होता होगा ना। आधी सैलरी तो उसी में चली जाती होगी। अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी सैलरी के हिस्से करती हूँ, यानी 30,000 भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पापा को देती हूँ, 15,000 खुद पर खर्च करती हूँ, और बाकी के पैसे से फ्लैट का किराया देने के साथ साथ कुछ पैसे सोशल वर्क में लगाती हूँ। सोशल वर्क? माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ आंटी, जो भी मेरे पास अपनी समस्या लेकर आता है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करती हूँ। कोई नहीं आया तो खुद ही गरीबों के लिए कपड़े, खाना वगैरह खरीद कर बांट देती हूँ। तभी ट्रेन फिर से चल पड़ी। दोनों की बातें भी चल रही थी। माँ ने अपूर्वा की तरफ देखते हुए कहा, मेरा भी एक बेटा है निखिल, वह भी दिल्ली में जॉब करता है। निखिल का नाम सुनते ही अपूर्वा की आंखों में चमक उभर आई। अचानक माँ ने अपूर्वा की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा यह बताओ बेटे कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? सच सच बताना। अपूर्वा ने 2 पल माँ की आंखों में झांका और फिर नज़रें झुकाकर बोली, जी है। माँ थोड़ी गंभीर हो गई। बहुत प्यार करती हो उससे? शादी करने वाले हो तुम दोनों? अपूर्वा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या जवाब दें। इस तरह की बातों का हाँ में जवाब देने का अर्थ है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। फिर भी जवाब तो देना ही था, सो वह हंसकर बोली, आंटी शादी करना तो चाहते हैं, मगर क्या पता आगे क्या लिखा है। वैसे आप अपने बेटे के लिए कैसी लड़की ढूंढ रही हैं? ईमानदार, बुद्धिमान और दिल से खूबसूरत। दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ पल देखती रहीं। फिर अपूर्वा ने पलकें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ से क्या कहें और कैसे कहें। दोनों ने ही इस मसले पर फिर बात नहीं की। अपूर्वा के दिमाग में बड़ी उधेड़ बुन चलने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने उसे पसंद किया है या नहीं। उसने निखिल को वो सारी बातें मैसेज करके बताई। माँ भी खामोश बैठी रही। अपूर्वा कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। माँ के आवाज़ लगाने पर वह हड़बड़ा कर उठी तो देखा मुंबई आ चुका था और अब उसे माँ से विदा लेनी थी। स्टेशन पर उतर कर वह खुद ही बढ़कर माँ के गले लग गई। मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह चाहती थी कि माँ कुछ कहे, पर ऐसा नहीं हुआ। माँ से विदा लेकर वह अपने रास्ते निकल गई। अगले दिन ही फ्लाइट पकड़कर दिल्ली लौट आई। फिर वह निखिल से मिली और सारी बातें विस्तार से बताई, बॉयफ्रेंड वाली बात भी। निखिल भी कुछ समझ नहीं सका कि माँ को अपूर्वा कैसी लगी। माँ 2 दिन बाद लौटने वाली थी। दोनों ने 2 दिन बड़ी उलझन में गुजारे। उनकी ज़िंदगी का फैसला जो होना था, नियत समय पर माँ लौटी। निखिल बहुत बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे पूछें। वह चाहता था कि माँ खुद ही उससे अपूर्वा की बात छेड़े, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन और बीत गया। अब तो निखिल की हालत खराब होने लगी। अतः उसने खुद ही माँ से पूछ लिया, माँ आपका सफ़र कैसा रहा? सहयात्री कैसे थे? सब अच्छा था, माँ ने छोटा सा जवाब दिया। निखिल और भी ज़्यादा बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे माँ से पूछे। उससे रहा नहीं गया तो उसने सीधा पूछ लिया, और वह जो लड़की भी जाते समय साथ, उसने आपका ख्याल तो रखा? क्यों पूछ रहे हो? जानते हो क्या उसे? माँ ने प्रश्नवाचक नज़रें उस पर टिका दी। निखिल घबरा गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके, सब अच्छा रहा, अच्छी थी लड़की। माँ फिर छोटा सा जवाब देकर बाहर निकलने लगी, लेकिन फिर ठहर गई। बोली, हाँ एक बात बता दूँ कि मेरे साथ जो लड़की थी ना, उसकी कई बातों ने मुझे अचरज में डाल दिया। जानते हो, मेरे दाहिने पैर में चोट लगी थी, तो उसने क्या किया? क्या किया माँ? अनजान बनते हुए निखिल ने पूछा। मेरे दाहिने पैर में मरहम लगाने के बहाने उसने मेरे दोनों पैरों को छू लिया। फिर जब मैंने उससे यह पूछा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो 2 पलों के लिए उसके दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई। लग रहा था जैसे
वो सोच रही हो कि अब मुझे क्या जवाब दे। एक बात और जानते हो, तेरा नाम लेते ही उसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक आई और पलकें झुक गई। मैं समझ नहीं सकी कि ऐसा क्यों है। माँ की बातें सुनकर निखिल के चेहरे पर घबराहट की रेखाएं खींच गईं। वह एकटक माँ की तरफ देखे जा रहा था, जैसे माँ उसके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट सुनाने वाली है। माँ ने फिर कहा, एक बात और बताओ निखिल, जब वो सो रही थी ना, तो उसकी मोबाइल स्क्रीन पर मुझे तुम्हारे कई सारे व्हाट्सएप मैसेज आते दिखे, क्योंकि उसने तुम्हारे मैसेज पॉपअप मोड में रखे थे। मैसेज कुछ इस तरह के थे, डोंट वरी अपूर्वा, माँ के साथ तुम्हारा यह सफ़र हम दोनों की ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ बस एक बार तुम्हें पसंद कर ले, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। कहते कहते माँ थोड़ी गंभीर हो गई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, उसने माँ के कंधे पकड़कर कहा। माँ झटके से अलग होते हुए बोली, देखो निखिल, एक बात अच्छी तरह समझ लो। क्या माँ? निखिल डरा सहमा सा बोला, यही कि तुम्हारी पसंद। कहते कहते माँ रुक गई। निखिल को लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक जाएंगी। तभी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। जरा अपनी सूरत तो देखो, ऐसे लग रहे हो जैसे एग्ज़ाम में फेल होने के बाद चेहरा बन गया हो तुम्हारा। मैं तो कह रही थी कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी, बहू के रूप में, सर्वगुण संपन्न। सच में तुम्हारी पसंद मुझे पसंद आई। माँ के शब्द सुनकर निखिल अपनी खुशी रोक नहीं पाया और माँ के गले से लग गया। आई लव यू माँ। माँ प्यार से बेटे की पीठ थपथपाने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। ज़िंदगी जो हमें सिखाती है, शायद वह किसी पाठशाला में हमें सीखने को नहीं मिलता। वक्त जैसे बेलगाम घोड़े की रफ्तार की तरह भागते ही जा रहा था। न जाने कब मैं 60 वर्ष का एक बेबस इंसान हो गया था। भोर के 4 बजे नींद न आने के कारण आज मैं बिस्तर पर औंधा पड़ा हुआ जीवन की पिछली उधेड़-बुन में उलझा जा रहा था। आज जैसे अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाह रहा था, मगर मुझे सुनने वाला ही कोई नहीं था। काश बीते उन पलों में जाकर मैं अपनी भूलों को सुधार पाता। मुझे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी भी स्थिति कभी इतनी दयनीय हो जाएगी। घर की सूनी दीवारें, दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे मुझसे कई सवाल करती हो और कहती हो कि हुक्म दो, डांट लगाओ, अपनी एक आवाज़ से लोगों की कतार खड़ी कर दो। तुमसे तो पराए क्या, तुम्हारे अपने भी थर थर काँपते हैं। तुम्हारी एक आवाज़ में अर्पिता भागी चली आती थी, और जो वो नहीं आ पाती थी तो तुम उसके माँ बाप तक, उसके संस्कार तक की दुहाई दे देते थे। हाँ, सच ही तो है, शायद मैंने उसकी अच्छाइयों को देखना ही नहीं चाहा। कहते हैं ना कि दिन कभी एक से नहीं रहते, और आज एक गिलास पानी देने वाला भी पास में कोई नहीं था। यूँ तो कहने को 2 बच्चों का पिता हूँ। गुजरा हुआ ज़माना आज नज़रों के सामने आ रहा था। हम 5 भाई बहन थे, जिस कारण माता पिता की जिम्मेदारियाँ दोहरी हो गई थी। घर में जगह की कमी जरूर थी, मगर दिलों में जगह की कमी नहीं थी। माता पिता ने हमें शिक्षित कर दिया था ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। समझा जाए तो यही अपने आप में एक बड़ी बात थी। माँ 9वीं तक पढ़ी हुई थी, वहीं पिताजी शिक्षित और एक अच्छी नौकरी में थे। मेरे विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही पिताजी का देहांत हो चुका था। मेरे साथ मेरी माताजी रहती थी। मेरी पत्नी का नाम अर्पिता था, यानी सदा दूसरों के लिए समर्पित। मैंने कभी उसके नाम के अर्थ को समझने का प्रयास ही नहीं किया था। मैं स्वभाव से जितना ही जिद्दी और क्रोधी मिजाज का था, वह स्वभाव से उतनी ही धैर्यवान, विनम्र और मृदभाषी थी। वह एक शिक्षित परिवार से थी। पिताजी इंजीनियर थे और स्वयं MSc कर रखी थी। मेरे पिताजी शिक्षा की अहमियत को समझते थे। शायद यही वजह थी कि मेरी शादी शिक्षित परिवार में हुई थी। यूँ तो कहने को यह परिवार मेरा अपना था, खून का रिश्ता आपस में था, किंतु अर्पिता दूसरे परिवार के होने के बावजूद भी ससुराल के लोगों के साथ अपना रिश्ता यूँ बना लिया था जैसे सारा परिवार उसका अपना हो। कई बार तो मैं अपने ऑफिस के कामों में यूँ उलझा रहता था कि परिवार की कुछ छोटी बड़ी परेशानियों के लिए समय नहीं निकाल पाता था।
वहीं अर्पिता पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों को निभाया करती थी। आज समय से चाय पानी देने वाली भी कोई नहीं थी। घर में मेरे अलावा मेरा ही साया था। घर में पसरा सन्नाटा जैसे मुझे रह रह कर कचोट रहा था। मुझे मेरे अहम का एहसास करा रहा था। काम वाली बाई भी मुझे कमज़ोर जानकर अपनी मन मर्जी चला रही थी। मैं जहाँ अर्पिता की ज़रा सी भूल नहीं बर्दाश्त कर पाता था, वहीं आज बाई की सारे नखरे बर्दाश्त करने को तैयार हो गया था। मैं स्वयं चाय बनाकर लड़खड़ाता हुआ बिस्तर पर आकर बैठ गया और फिर से अपनी उस दुनिया में लौटने लगा। मैं माँ, पत्नी और दोनों बच्चों के साथ दूसरी जगह लखनऊ शहर में रोजी रोटी के लिए आ गया था। 5 वर्ष के बाद ऑफिस में तरक्की तो हो गई, पर साथ ही मेरे काम का बोझ भी बढ़ता गया, जिस कारण घर के कामों में हाथ बटाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल सा होता गया। अर्पिता अंदर बाहर के कार्यों को निभाने में सक्षम थी। बैंक जाना हो या माँ को डॉक्टर के पास या शॉपिंग कराने के लिए ले जाना हो, अर्पिता बखूबी ही जिम्मेदारियों को निभाया करती थी। माँ के साथ उसका रिश्ता और भी पक्का होता जा रहा था। हाँ, अगर कभी सब्जी में नमक या मसाले ज़्यादा हो जाया करते थे तो मैं बहुत ही बुरी तरह से पेश आया करता था। वहीं पर माँ बातों को घुमाकर टाल जाया करती थी। दिसंबर माह के एक दिन रात के वक्त खाना खाते खाते प्यास लगी। गिलास का पानी गुनगुना नहीं था तो मैंने जरा जोर से क्रोधित स्वर में कहा, क्या पानी गर्म करने के लिए वक्त नहीं मिला? मुझसे भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी हो क्या? मैं न जाने उससे क्या एहसास कराना चाहता था। वो चुप अपने काम को सही करने में जुट जाती थी। उसकी खामोशी भी जैसे जवाब हुआ करती थी। उसके दर्द को कभी समझना चाहा ही नहीं, बस अपनी मर्जी थोप दिया करता था। लोग कहते हैं कि एक शिक्षित लड़की से शिक्षित परिवार का निर्माण होता है। अर्पिता को स्वयं भी पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। हमारे दोनों बेटों की स्कूल पढ़ाई को पूरी तन्मयता के साथ अर्पिता देख रही थी। हाँ, आज मुझे अर्पिता की उन अच्छाइयों का एहसास हो रहा था। स्कूल के पीटीएम के समय ही मैं बच्चों के स्कूल अर्पिता के साथ जाया करता था। ये भी सच है कि दोनों बेटों के स्कूल से कभी कोई शिकायत नहीं आई। ये श्रेय अगर देखा जाए तो बच्चों की माँ को ही जाता है, पर मैं अभिमानी, हमारा खून परिवार की दुहाई देता रहता था। बच्चों की परवरिश में जैसे अर्पिता का कोई योगदान ही नहीं रहा हो। वक्त गुजरता जा रहा था। दोनों बच्चे भी बड़े हो गए। दोनों अलग अलग शहरों में इंजीनियरिंग व एमबीए करने के लिए निकल गए थे। बस हम 3 लोग ही घर पर रह रहे थे। अर्पिता ने अपने आप को व्यस्त रखने और मन लगाने के लिए पास के ही एक स्कूल में विज्ञान के टीचर का कार्य आरंभ कर दिया था। अब उस स्कूल के कार्य के साथ साथ ही घर और बूढ़ी सास की जिम्मेदारी भी निभानी थी। चेहरे पर मुस्कान सजाए हर कार्य को मन से जिम्मेदारी के साथ निभाती थी। मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले से कई बार 3-4 दिनों के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। ऐसे में पीछे से परिवार को देखने का दायित्व अर्पिता का बढ़ जाता था। कुछ वर्ष पश्चात दोनों ही बेटे, एक अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया चला गया। मैं तो जैसे फूला ही नहीं समाया। खानदान में आज तक कोई विदेश नहीं गया था, इसलिए ये तो गर्व महसूस करने वाली बात तो थी ही, पर शायद मुझ में अहम समा रहा था। मैं अर्पिता से कहता, देखो ये मेरे बच्चे, मेरा खून, मेरा गुरूर हैं। मैं इतनी तकलीफ से ज़िंदगी को यहाँ तक लाया हूँ। अर्पिता चुप खामोशी से सुनती, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। बच्चों का बहुत दूर चले जाना उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। शायद इसीलिए मेरी मर्जी व खुशी में अपनी ही हाँ शामिल नहीं किया करती थी। दरअसल देखा जाए तो दोनों बच्चे अपनी माँ के ज़्यादा करीब थे बजाय मेरे। दोनों ही बच्चे मेरे साथ औपचारिक रूप से व्यवहार किया करते थे, जबकि वही माँ के साथ हंसते बोलते खेलते और अपनी मन की बातों को कहा करते थे। हो भी क्यों ना, मैं बाहर घुमा फिरा दिया करता था या फिर पढ़ाई से संबंधित ही बातें किया करता था। मैं कभी बच्चा या दोस्त बनकर उनके साथ खेलने का प्रयास ही नहीं करता था। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था कि अर्पिता की तबीयत अचानक खराब होनी शुरू हुई। डॉक्टर के पास आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। कुछ महीनों पश्चात पता चला कि उसे कैंसर है। माँ तो इस सदमे से
उबर ही नहीं पाई। उसने तो जो बिस्तर पकड़ा फिर बिस्तर से कभी उठ नहीं पाई। माँ के नहीं रहने से अर्पिता स्वयं को अकेली महसूस करने लगी। अर्पिता का यह कहना था कि दोनों बच्चों को उसकी बीमारी की बात ना बताई जाए। मैंने उसकी इस बात से असहमति जताई थी, किंतु कसम दिलाकर जीवन में पहली बार उसने अपनी जिद मनवा ली। पूरी जिंदगी ना ही बच्चों ने और ना ही अर्पिता ने कभी किसी प्रकार की जिद की थी। वक्त का पहिया घूम रहा था। मैं कभी जीवन के जिन पलों को दुख का कारण समझा करता था, शायद वह दुख था ही नहीं। दुखों का पहाड़ तो अब टूटने वाला था। डॉक्टर ने भी हिदायत दे रखी थी कि अर्पिता के खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाए। बाकी सब ईश्वर की कृपा है, उसकी मर्जी है। मैं अंदर से अस्वस्थ महसूस कर रहा था, परंतु कोई रास्ता नहीं था। बेमन से उठकर रसोई में जाकर अपने लिए दूध और कॉर्नफ्लेक्स लेना चाहा। तभी मुझे चक्कर सा महसूस हुआ और मैं वहीं पास की कुर्सी पर बैठ गया। फिर जैसे तैसे मैं कमरे की ओर गया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने वॉकर के सहारे दरवाज़ा खोला। पैर में दिक्कत होने की वजह से मैं कभी कभार वॉकर की मदद ले लेता था। देखा तो बाई खड़ी थी। मैंने गुस्से में कहा, 2 दिन बाद अब आई हो, तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है? मैं कितना परेशान। उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या करूँ साहब, मेरे पति की तबीयत सही नहीं थी। डॉक्टर के पास दिखाने ले जाना पड़ा। मेरे सिवा उसका है ही कौन। आज अर्पिता की कमी मेरे मन को कचोट रही थी। काश मैं अर्पिता को बचा पाता। अर्पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने बड़े बेटे के विवाह का निर्णय ले लिया। वैसे तो बेटे ने अपने लिए लड़की स्वयं ही पसंद कर रखी थी। बहू पसंद करने का अवसर भी हम दोनों की हाथों से जाता रहा। खैर, जिस बात में बच्चों की खुशी उसी में हमारी खुशी। दोनों ही बच्चों ने घर आने के लिए टिकट करवा रखा था। विवाह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। तभी एक दिन अर्पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसी शाम दोनों बच्चे लखनऊ पहुंचने वाले थे। डॉक्टर ने अर्पिता को आईसीयू में भर्ती करा लिया। अगली सुबह दोनों बच्चे माँ से मिलने अस्पताल पहुँचे। माँ की बीमारी के विषय में पूर्ण जानकारी मिलते ही दोनों बेटे रो पड़े और बोले, माँ तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या हमें जाने का हक भी नहीं? माँ बेसुध हो बेजान लासी पड़ी थी। आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। बेटे ने माँ का हाथ थाम लिया और आंसू पूछे। 2 दिन बाद तबीयत कुछ संभलती सी लगी और तीसरे दिन अर्पिता के लिए एक नर्स रखा गया और डॉक्टर की इजाज़त लेते हुए अर्पिता को घर लाया गया ताकि शादी में शामिल हो सकें। शादी के घर में लोगों का आना शुरू हो गया था। अर्पिता के साथ नर्स व उसकी बहन हमेशा साथ में रहते थे। ईश्वर की कृपा ही रही थी कि अर्पिता की मौजूदगी में बेटे की शादी हो गई। अर्पिता पूरी शादी व्हीलचेयर पर बैठकर ही निकाल दी और बहू का गृह प्रवेश भी बैठे बैठे ही करवा दिया। बीमारी की अवस्था में भी अर्पिता जैसे बैठे बैठे अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। बेटे की शादी को 1.5 माह बीत गए थे। नर्स की देखरेख में जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। अर्पिता की तबीयत को देखते हुए मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लिया। वैसे भी 1 वर्ष ही नौकरी का रह गया था। मैंने सोचा सारी ज़िंदगी और वक्त मैंने दोनों ही पैसे कमाने में ही गवा दिए थे, क्यों ना अब अर्पिता को कुछ समय ही दे दूँ, जिसकी शिकायत अर्पिता और बच्चों को सदा ही रही। पर एक वक्त ही है जिसे हम पैसे से नहीं बांध सकते हैं, वरना हम बुद्धिजीवियों में इस बात की भी होड़ नहीं लगी होती। लाख छुपाने के बावजूद भी अर्पिता की आंखों में मायूसी के आंसू नज़र आ ही जाते थे। वैसे तो दोनों बेटों से रोज़ बात हो जाया करती थी, बहू का भी फ़ोन आ जाया करता था। तभी एक सुबह अर्पिता दर्द से कराहते हुए उठी और उसकी सांसें जैसे हवा में विलीन हो गई। अर्पिता हमसे बिना कुछ शिकायत किए ही हमें छोड़कर चली गई। हमारे पास अफसोस मनाने के अलावा और कुछ नहीं रह गया था। अंतिम काम क्रिया के लिए बच्चे बहू भी आए और कुछ दिन बाद वे भी चले गए। बच्चों ने मुझसे भी चलने के लिए कहा, किंतु मैं घर मकान छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था। बच्चों की ज़िंदगी चढ़ते सूरज की तरह होती है और हम ढलता सूरज होते हैं। उन्हें तो जाना ही था, अकेला तो मैं रह गया। बच्चों को विदेश की चमक दमक और पैसे
अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। शायद ये मेरे ही दिखाए रास्ते थे जिन पर आज दोनों बेटे चल पड़े थे। आज तो मैं ये कह भी नहीं सकता था कि अर्पिता देखो ये बच्चे कितने बदल गए हैं, यहाँ से इन्हें लगाव ही नहीं रहा जहाँ उनका बचपन बीता। वैसे यह शिकायत उचित तो नहीं है क्योंकि विदेश भेजने का फैसला भी तो मेरा ही था। तुम तो मोहपास से मुक्त हो गई, पर मैं तो सांसारिक जीवन के पशुपेश में उलझा हुआ हूँ। समय के साथ बच्चों को जीना आ गया था, परंतु मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। काश जो समय रहते ही तुम्हारी अहमियत समझ लिया होता। जो सोचते हुए मेरी आंखें नम हो गई। आज पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं था। अब समय तो जैसे लंबे सफ़र की तरह लग रहा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें धुंधली सी दिख रही थी क्योंकि आंखों में आंसुओं ने और दिल में दर्द भरी यादों ने जगह ले ली थी। वर्षों पश्चात मैं अर्पिता में पिताजी की परछाई देख पा रहा था। काश यह बात मैं समय रहते ही समझ गया होता तो शायद आज यूं तन्हा जिंदगी के सफ़र में ना होता। धन दौलत संपूर्ण सुख नहीं है, जीवन साथी का साथ रहना ही संपूर्ण सुख है। यह बात आज समझ आई। शायद मुझसे कहीं अच्छे तरह अर्पिता रिश्तों की अहमियत को समझती थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।